नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाद अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह हमारी रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम की जो पहली खबर है वो फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह 7 जुलाई 2023 से फ़लस्तीन में तबाही व बर्बादी का सिलसिला जारी है और इसराइल ने जिस दरिंदगी का मुज़ाहरा किया है उसका नापसंदीदा सिलसिला भी हनूज़ जारी है। हालाँकि आपने देखा कि अमरीकी इंतख़ाबात में डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी हासिल हुई है और 20 जनवरी को वो अपने ओहदे का हलफ़ ले रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि उनका जो बयान आता है वो इसराइल की ताईद व हिमायत में आता है और फ़लस्तीनियों की मुखालिफत में आता है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान ट्रंप का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को और इसराइल को गज़ा और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग जीतनी चाहिए और उस जंग का खात्मा चाहिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जंग जीतना किसे चाहिए, ज़ालिम को चाहिए या मज़लूम को चाहिए, दहशतगर्द को चाहिए या फिर उस दहशतगर्दी का शिकार अवाम को चाहिए। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि आलमी सतह पर जो पॉलिटिक्स है उसका और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलने वाला है। तबाही व बर्बादी का आगाज़ भी हो सकता है, दुनिया सुधर भी सकती है, दुनिया बिगड़ भी सकती है। तो बहरहाल जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, आप देखेंगे कि गज़ा में 7 जुलाई 2023 से इसराइल ने दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए है और अब तक जो शोहदा की तादाद है वो पहुँच गई है 44,786 तक। ये तो एक तादाद है, लेकिन गैर सरकारी तादाद बताई जाती है कि 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। 1,06,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 50 से लेकर 70% तादाद मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गई है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान आलमी फ़ौजदारी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक यानी जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया है, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है और इस सिलसिले में कम से कम 2 ममालिक ने ये इशारा दे दिया है कि वो इस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करेंगे। तो बहरहाल अब एक बयान आया है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का। उन्होंने कहा है कि गज़ा में जंग ख़त्म नहीं की जाएगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके अज़ाइम, जो नापाक अज़ाइम हैं, वो अब भी बाकी हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि शाम की जो गोलान पहाड़ियाँ हैं उस पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है और आलमी जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा, हस्बे रिवायत इसराइल की मज़म्मत करता है और खामोश बैठ जाता है। और लेकिन अगर दूसरे ममालिक होते हैं, इस्लामी ममालिक होते हैं, तो उन्हें फ़ौरी तक़सीम करने के दर पे अक़वाम मुत्तहिदा दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ, गज़ा के साथ और शाम और शामियों के साथ इस तरह की बदउनवानी, इस तरह के नाइंसाफ़ी, इस तरह की जानिबदारी, इस तरह का तअस्सुब अगर इख्तियार किया जाता है तो तबाही व बर्बादी सिर्फ इन इलाक़ों की नहीं बल्कि सारी दुनिया की यकीनी हो जाएगी। तो बहरहाल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि गज़ा में जंग ख़त्म नहीं की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक शाम का सवाल है, आप देखेंगे कि शाम में जो गोलान पहाड़ियाँ हैं, सिर्फ अब इसराइली फ़ौज दाखिल वहाँ हो गई है और सिर्फ 35 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर दमिश्क से वो पाई जाती है। तो अब अंदाज़ा कीजिए उसके अज़ाइम क्या है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि शाम में जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात ऐसा लगता है कि इलाके के लिए अगर ज़ाहरी तौर पर तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या वो हालात इलाके में तबाही व बर्बादी का एक नया यानी मौसम शुरू करेंगे, ये भी एक सवाल है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक गज़ा का सवाल है तो आपको बता दूं कि इसराइल की तबाही व बर्बादी का सिलसिला जारी है और 24 घंटों में, यानी पिछले 24 घंटों में 28 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है और 54 से ज़्यादा यानी 54 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल की इस दरिंदगी को सारी दुनिया बर्दाश्त कर रही है और अमेरिका जैसा मुल्क इसराइल की ताईद व हिमायत कर रहा है और ये इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करता जा रहा है। उसके बावजूद अमेरिका की जो ताईद है वो समझने वाली नहीं है और ना ही दुनिया उसे समझ पा रही है। ताहम क्या वजह है कि आज दुनिया अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, इसराइल के दबाव में काम कर रही है, इसराइल के खिलाफ कोई यानी इक़दामात, अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। तो ये ऐसे सवालात है जिसका जवाब देना अक़वाम मुत्तहिदा को भी और अमेरिकी हुकूमत को भी, बाइडन इंतज़ामिया को और आने वाले ट्रंप इंतज़ामिया को भी देना पड़ेगा।
ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دمشق آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر بشار الاسد کی حکومت کو بے دخل کیا گیا. بشار الاسد فرار ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ روس میں پناہ لے چکے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ امریکہ مسلسل حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے شام کو، اور ساتھ ہی اسرائیل بھی تباہی مچاتا جا رہا ہے. تو بہرحال جہاں تک شام کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو خبر وہاں سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے شامی باغیوں سے پہلا رابطہ قائم کر لیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو باغی ہے یعنی حیات التحریر جس نے شامی باشندوں کو بشار الاسد کی حکومت سے آزادی دلائی ہے، وہ ایک جامع حکومت قائم کرے. یعنی امریکہ نے اس بات پر زور دیا ہے. امریکہ نے اپنے اتحادیوں اور خاص طور پر ترکیہ کے ذریعے یعنی حیات التحریر سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ جامع عمل کے ذریعے عبوری حکومت قائم کی جائے. وسیم ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، امریکہ ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پولیس مین کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی عالمی پولیس حوالدار کا کردار ادا کر رہا ہے، حالانکہ اسے کسی آزادانہ اور اقتدار اعلیٰ کہ حامل ملک کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ شام سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ امریکہ مسلسل شام کے مختلف مقامات پر حملے کرتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل بھی شام کے کئی ایسے سہولتوں پر حملے کر چکا ہے، ایئرپورٹس کو نشانہ بنا چکا ہے، اور کئی ایسی دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل جو سہولتیں ہیں انہیں نشانہ بنا چکا ہے. اور اس پر بہانہ یہ تراش رہا ہے کہ وہاں ایران نے شامی حکومت کے ساتھ مل کر میزائل بنانے کے یونٹس قائم کر رکھے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شام جو ملک ہے عالم اسلام میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شام کی تعریف کیا کرتے تھے. تو بہرحال شام کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ شام کو پوری طرح تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر اسرائیل آپ کو بتا دوں کہ شام میں داخل ہو چکا ہے، گولان پہاڑیوں پر، شامی گولان پہاڑیوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دوں کہ بفر زون سے نکل کر اسرائیلی ٹینک دمشق سے 25 کلومیٹر دور ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ دارالحکومت دمشق جو شام کا ہے ایک تاریخی شہر ہے، اور ساری دنیا اس شہر کی اہمیت وہ کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے، اور ایک مقدس شہر اسے سمجھا جاتا ہے. اس شہر سے صرف 25 کلومیٹر فاصلے پر اسرائیلی فوج پہنچ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی اس غیر معمولی دلچسپی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شام اور شامی عوام کا بھلا نہیں چاہتے، بلکہ اب وہاں پر اپنے مفادات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال وہاں سے جو خبر آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، حیات التحریر سے امریکہ نے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور اس رابطہ قائم کرنے میں ترکیہ اور امریکہ کے دیگر حلیفوں نے اس کی مدد کی ہے. وسیم ناظرین یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ امریکی قانون سازوں نے بائیڈن انتظامیہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ شام پر یعنی سیریا پر اس نے جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور حیات التحریر پر جو اس نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، محمد الجولانی جو حیات التحریر کے سربراہ ہیں، ان پر جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اسے اٹھا لیں، کیونکہ یہ جو حکومت قائم ہونے جا رہی ہے وہ امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. وسیم ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک شام کا سوال ہے، جب شام میں بشار الاسد حکومت کو زوال ہوا اور وہ زوال سے دوچار ہو کر بشار الاسد جو ہے اپنے راہ فرار اختیار کی، روس میں انہوں نے پناہ لی ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ان کے والد حافظ الاسد اور بشار الاسد نے تقریباً 50 سال حکومت کی ہے. تو بہرحال وہاں پر اس تبدیلی کے بعد 3 دن کا کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کرفیو اٹھا لیا گیا ہے، بینکس اور بازار بھی دوبارہ کھل گئے ہیں. یعنی شام کے جو بازار ہوتے ہیں ہمیشہ اس کی اہمیت رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایران کا ایک بیان آیا ہے، ایران نے کہا کہ شام میں ہمارا کوئی سپاہی موجود نہیں ہے. ویسے بھی ناظرین جہاں تک گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کا سوال ہے، شام میں اسرائیلی فوج کے داخل ہونے کا سوال ہے، اور صرف 25 کلومیٹر دور وہ دمشق سے ہے. ایسے میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات، ایران، عراق اور قطر نے شامی سرزمین پر قبضہ اور شامی علاقوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. عالمی اداروں کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ اسرائیل کو وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے آج ساری دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے. دہشت گردی کے امکانات بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، اور دہشت گردی میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جو لوگ آزادی کے لیے لڑتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں کہلاتے، بلکہ مجاہدین آزادی کہلاتے ہیں. اور آج اسرائیل کو مقابلہ ہے
فلسطینی مجاہدین آزادی سے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلسطین کے ارض مقدس فلسطین کے غزہ کو اسرائیل نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، اور جو حکومتیں ہیں، عالمی ادارے ہیں، وہ تمام کی تمام مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ رہی شام کی خبر، اور امید ہے کہ شام کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں دارالحکومت دہلی میں آپ دیکھیں گے کہ فروری 2025 یعنی آئندہ سال انتخابات ہونے والے ہیں، اسمبلی انتخابات، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، خاص طور پر حکمراں عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ بی جے پی اور کانگریس نے اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، یہاں تک کہ کئی پارٹیوں نے، خاص طور پر بی جے پی نے بھی، پھر عام آدمی پارٹی نے بھی اور کانگریس نے بھی اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ تقریباً امیدواروں کے ناموں کا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ اب عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال کا ایک بیان منظر عام پر آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2025 دہلی اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کانگریس کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس اور آپ دونوں مل کر بی جے پی کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی اتحاد کو خطیت دینے کے آخری مراحل میں ہے، لیکن عام آدمی پارٹی کنوینر اور سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا کہ ان کی پارٹی اسمبلی انتخابات میں تنہا مقابلہ کرے گی، کانگریس کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، اور کانگریس کے ساتھ اتحاد کا کوئی امکان بھی نہیں پایا جاتا۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عام آدمی کا سوال ہے، عام آدمی پارٹی کا سوال ہے، وہ عام آدمی پر توجہ دینے پر یعنی خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، اور عام آدمی پارٹی نے اعلان کیا ہے جمعرات کو پچھلے کہ وہ آٹو رکشہ ڈرائیوروں کے لیے 5 گارنٹیز یعنی منظر عام پر لائے گی، اور 5 گارنٹیز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آٹو ڈرائیوروں کے لیے عام آدمی پارٹی نے 10 لاکھ روپے کی انشورنس اسکیم متعارف کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہولی اور دیوالی کے موقع پر، اب اندازہ کیجیے کہ ہولی اور دیوالی کی بات کر رہے ہیں اروند کیجریوال، لیکن عید رمضان اور عید بقرعید کی یعنی بقرعید کی بات وہ نہیں کر رہے ہیں، جس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آٹو ڈرائیورز کو سال میں 2 مرتبہ ہولی اور دیوالی کے موقع پر 2500 روپے بطور یونیفارم الاؤنس دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو گارنٹی ایک اور ہے، وہ گارنٹی یہ ہے کہ آٹو ڈرائیور کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ پھر ایک گارنٹی یہ بھی کہ شامل کی گئی ہے اس میں، اور وہ گارنٹی یہ ہے کہ مسابقتی امتحانات کے لیے آٹو ڈرائیوروں کے بچوں کو مفت کوچنگ فراہم کی جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کا سوال ہے، عام آدمی پارٹی نے اب تک 31 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی دوران آپ کو بتا دوں کہ عام آدمی پارٹی کے ایک رکن اسمبلی ہے، سیلم پور سے وہ نمائندگی کرتے ہیں، جن کا نام عبدالرحمان ہے، انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا کہ اروند کیجریوال مسلمانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے اور پارٹی کے مسلم قائدین کو لے کر غیر سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی مسلم مسائل کو یعنی سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ انہیں نظر انداز کر دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایک مثالیں پیش کی اور کہا کہ شاہین باغ میں جب سی اے کے خلاف مسلم خواتین احتجاج کرتی ہیں اور تو وہاں اروند کیجریوال نہیں جاتے اور نہ ہی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں طلباء پر جس طرح پولیس نے یعنی ظلم و جبر کیا تھا، اس وقت بھی اروند کیجریوال نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران تبلیغی جماعت کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا اور مولانا اسد جو امیر تبلیغی جماعت ہے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس کے باوجود اروند کیجریوال نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دہلی فسادات میں مسلمانوں کو زبردست جانی و مالی نقصان ہوا، اس موقع پر بھی اروند کیجریوال نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اس لیے وہ پارٹی سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور وہ جلد ہی اپنے منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ واضح رہے کہ سیلم پور حلقہ اسمبلی سے عام آدمی پارٹی نے اس مرتبہ عبدالرحمان کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، ان کی جگہ کانگریس سے انحراف کر کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے والے زبیر چودھری کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔
नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर कौन है। मोहम्मद ज़ुबैर आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, शरीक बानी हैं और फैक्ट चेकर है। और आपको ये भी बता दूं कि सारे हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्त जो दरिंदे हैं उनसे डरते हैं, उनसे घबराते हैं और उनसे परेशान रहते हैं। यही वजह है कि बार बार उनके ख़िलाफ़ पुलिस FIR दर्ज करवाई जाती है और अदालतों से लेकर आलमी इदारे उनकी तायद और हिमायत में आगे आते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, 40 साला मोहम्मद ज़ुबैर का ताल्लुक़ बेंगलुरु से है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आल्ट न्यूज़ उनके जो शरीक बानी है, उन्होंने अपने साथी इंजीनियर यानी हृतिक सिन्हा के साथ ये आल्ट न्यूज़ कायम किया। तो बहरहाल इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे की मज़म्मत की है। इस सिलसिले में इन तंजीमों ने एक मकतूब हुकूमत हिंद को लिखा है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दर्ज FIR फौरी वापस ली जाए और इज़हार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर का कसूर ये है कि वो फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को, उनकी इश्तियाल अंगेज़ी को बेनकाब करते रहते हैं, उनका भांडा फोड़ते रहते हैं। फैक्ट चेकर और आल्ट न्यूज़ के बानी की तायद में एक मकतूब जो जारी किया गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़ुबैर जो नोकिया में तकरीबन कई बरसों तक बहैसियत सॉफ्टवेयर इंजीनियर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने बहुत खिदमत की है मीडिया की, हिंदुस्तान के अवाम की, और सेक्युलर नज़रियात को फैलाने में उनका अहम किरदार रहा है। ज़ुबैर के बारे में ये भी कहा गया है कि ज़ुबैर ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें शिद्दत पसंद हिंदुत्वा पुजारी यती नरसिंहानंद इश्तियाल अंगेज़ तकरीर कर रहा था और उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक शिद्दत पसंद है, इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो शख्स, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे मजहबी शख्सियत हो, चाहे समाजी जहदकार हो, कोई भी हो, अगर वो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करता है या बयानात जारी करता है तो उसे फौरी गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पुलिस मोहम्मद ज़ुबैर को निशाना बनाती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, जबकि यती नरसिंहानंद जैसे इश्तियाल अंगेज़ को खुली छूट देती है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ यती नरसिंहानंद के एक सेक्रेटरी के शिकायत का सवाल है तो पुलिस फौरी हरकत में आती है। उनके खिलाफ आपको बता दूं कि एक नहीं, दो नहीं, कई BNS की कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। दफ़ा 152 के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जबकि ज़ुबैर के खिलाफ पुलिस ने BNS की दफ़ात 196, 228, 229, 356, 351, 2 के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। लेकिन ज़ुबैर कभी हिम्मत नहीं हारते और मोहम्मद ज़ुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर रिट पिटीशन में FIR को चैलेंज किया है। और जहाँ तक ज़ुबैर की तायद करने के लिए आगे आने वाली आलमी तंजीमों का सवाल है तो उसमें कम से कम 12 तंजीमें हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और आलमी सतह पर उनकी अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त और पहचान है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि जहाँ तक इंडेक्स ऑन सेंसरशिप एक तंजीम है जिसने मकतूब पर दस्तखत किए हैं, PEN इंटरनेशनल है, और डिजिटल राइट्स के नामी एक तंजीम है, फाउंडेशन डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, और एक चौथी तंजीम जो है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन नामी एक तंजीम भी है जिसके सरबराह ने इस दरख्वास्त पर, इस मकतूब पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर की तायद में जिन तंजीमों के सरबराहों ने दस्तखत किए हैं उनमें इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ जर्नलिस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच कमेटी टू प्रोटेक्टेड जर्नलिस्ट जैसी तंजीमें शामिल हैं। अब देखना यह है कि आलमी तंजीमें, और ख़ासतौर पर आपने देखा कि माजी में भी अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने भी मोहम्मद ज़ुबैर की तायद करते हुए कहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर इज़हार ख़याल की आज़ादी से फ़ायदा उठाते हुए अवाम को और मुल्क को फ़िरक़ा परस्ती से बचा रहे हैं। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त जबकि बॉलीवुड राज कपूर की 7 साला तकारीब बनाने की तैयारियां कर रहा है, और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि राज कपूर फैमिली के अरकान बशमुल सैफ अली खान, करीना कपूर के साथ साथ आप देखेंगे कि रणबीर कपूर और उनकी अहलिया ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें इन सदी तकारीब में शिरकत की दावत दी। इस सिलसिले में एक फ़िल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। हो सकता है कि उस फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अंजाम पाएगा।
वैसे नाज़रीन, हम जब फिल्मों की बात करते हैं तो शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का के जिक्र के बगैर फिल्मों का तज़किरा नामुकम्मल रहता है। ख़ास तौर पर हिंदी फिल्मों, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी फिल्मों की जब बात आती है तो दिलीप कुमार के बगैर ये बात नामुकम्मल रहती है। लेकिन आपको याद दिला दें कि शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का ताल्लुक़ पेशावर से है, और पेशावर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। साबिक़ में या माजी में उसे सूबे सरहद कहा जाता था, और वहाँ का जो खिस्साखानी बाज़ार है वहाँ दिलीप कुमार की पैदाइश हुई थी और वहाँ उनकी हवेली है। इसी तरह हिंदुस्तानी फिल्मों के एक बहुत अजीम और लीजेंड अदाकार जो हैं वो है राज कपूर, और राज कपूर के बारे में आपको बता दूं कि वो अफसानवी अदाकार तस्लीम किए जाते हैं, और राज कपूर की पैदाइश भी पेशावर में हुई है। इन दोनों अजीम अदाकारों के जो मकानात हैं या उनकी हवेलियां हैं पेशावर में है और हुकूमत की निगरानी में है। एक खबर यही है कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान और राज कपूर की हवेलियां हैं, और हुकूमत ने उनकी तज़ीन नौ आराइश का फ़ैसला किया है। और ये जो तज़ीन नौ की जाएगी इन दो मकानात की और आराइश का इंतज़ाम किया जाएगा, वो आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के रकम से या उसके बजट से किया जा रहा है, और इसके लिए आलमी बैंक ने रकम फराहम करने का ऐलान भी कर दिया है। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी यानी महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर शाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मकानात की तज़ीन नौ की जाएगी, और उसके लिए आलमी इदारा 20 करोड़ रुपये यानी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को फराहम करेगा, और फिर उसके बाद ये जो मकानात हैं वो आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे, और इन मकानात में दिलीप कुमार और राज कपूर से जो मुंसलिक यादगार चीज़ें हैं उन्हें नुमाइश के लिए रखा जाएगा। नाज़रीन, अक्सर एशियाई बाशिंदों में ये शौक़ पाया जाता है और वो चाहते हैं कि उन्हें अमरीकी शहरियत मिल जाए, और आप देखेंगे कि जो तालीम के लिए या रोज़गार के लिए अमेरिका का रुख करते हैं, जो माहिरीन होते हैं, वो अब जब शादी करते हैं तो अपने पहले बच्चे की पैदाइश अमेरिका में चाहते हैं, दूसरे बच्चे की, तीसरे बच्चे की, यानी अपने बच्चों की पैदाइश वो चाहते हैं कि अमेरिका में हो। इसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो उसे खुद ब खुद अमरीकी शहरियत मिल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि हालिया सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की, और डोनाल्ड ट्रंप के जो ख्यालात है, जो नज़रियात है, जो तस्वुरात है, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इक़दामात अजीब व गरीब होते हैं। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई से लेकर उन बच्चों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे जो अमेरिका में पैदा हो रहे हैं, यानी कार्रवाई या इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन बच्चों को अब अमेरिका में शहरियत नहीं दी जाएगी। तो बहरहाल ट्रंप का अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक ख़त्म करने का ऐलान सामने आया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को ओहदे सदारत का हलफ लेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि ओहदा संभालने के बाद अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक वो ख़त्म करके रहेंगे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि गैर मुल्की जो तालीम की गर्ज से अमेरिका आते हैं और फिर उनके बच्चों की पैदाइश अमेरिका में होती है, तो उन्हें खुद ब खुद, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमरीकी शहरियत मिल जाती है। अमरीकी शहरियत हासिल करने अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सख्त तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाएंगे, और उनके हामी भी इसी तरह के तरीक़ेकार की वकालत कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के मुखालिफिन कहते हैं, या जो अमरीकी है वो कहते हैं कि पैदाइशी शहरियत का हक़ अमेरिका के आयन की 14वीं तरमीम का हिस्सा है, और इसे वापस लेना या उसमें तब्दीली लाना या तरमीम करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हकीकत का आईना दिखाते हैं, हुक्काम को, हुकूमतों को और आवाम को। ये बताते हैं कि क्या आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या आपके साथ तासुब और जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्या आप काबिल रहने के बावजूद भी आपको वो मुस्तहिक़ा मुक़ाम नहीं मिल रहा है जो मुक़ाम आपको मिलना चाहिए। वैसे नाज़रीन, हिंदुस्तान की अगर आबादी की बात करते हैं तो 150 करोड़ के करीब हमारी आबादी पहुँच गई है, और अक़लियतों का जहाँ तक सवाल है, उनकी आबादी के बारे में कहा जाता है कि 25 करोड़ से लेकर 35 करोड़ मुसलमान हैं। सिर्फ अक़लियतों में मुसलमानों की जो आबादी है वो 25 से 35 करोड़ है। और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, साबिक़ में वो मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बहरहाल उनका एक बयान आया है, उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती के बढ़ते हुए असर व रसूख़ को और बढ़ती हुई वबा पर बरहमी का इज़हार किया
किया और उनका कहना था कि क्या 25 करोड़ मुसलमानों को समंदर में डुबोया जा सकता है, गर्क किया जा सकता है, ये सवाल किया है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक तरक्की का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि कोई भी अक़लियतों को अपने साथ लेकर नहीं चलता है कि तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, अक़लियतें अगर तालीम के ज़रिए अपना मुकाम बनाती हैं तो आप यकीन जानिए कि जो मुखालिफिन हैं वो भी आपका खैर मकदम करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं हैदराबाद फ़रखंदे बुनियाद। हैदराबाद फ़रखंदे बुनियाद के दो नौजवान हैं और दो नौजवान डॉक्टर्स हैं और दोनों ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। और आपको ये भी बता दूं कि इन दो नौजवानों के बारे में आपको ये बता सकते हैं कि उनके वालिदैन ने उनकी जो तरबियत की है और उनकी जो यानी उनके अखलाक़ी इक़दार को परवान चढ़ाया है, उनको काबिल बनाया है, उसके लिए हम इन दोनों बच्चों के वालिदैन को सलाम करते हैं, उन बच्चों को सलाम करते हैं जिन्होंने आप देखेंगे कि RBI 90 क्विज़ यानी कौमी मुकाबला जीत कर न सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना का नाम रोशन किया है बल्कि इन नौजवानों ने सारी मिल्लत का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दो मुस्लिम डॉक्टर्स RBI 90 क्विज़ मुकाबला यानी इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला जीतते हैं, 17 लाख रुपए की रकम हासिल करते हैं और इंटरनेशनल यानी देखेंगे आप मीडिया उन्हें तवज्जो देता है और यहाँ का जो लोकल मीडिया है वो तवज्जो देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कौमी मीडिया है, कौमी धारे का मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसे सांप सूंघ जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इन दो नौजवानों ने फाइनल में गुजरात को शिकस्त दी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी काबिलियत क्या होगी। नाज़रीन, बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के तारीख़ी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सैयद मोहम्मद हाशमी और हुसैन अहमद की। इन दोनों नौजवानों ने RBI 90 क्विज़ कंपटीशन में कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना का नाम रोशन किया है बल्कि मुसलमानों का, मिल्लत का नाम भी रोशन किया है। आपको ये बता दूं कि ये मुकाबला बहुत सख्त होता है और इसके लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि ये मुकाबला 4 राउंड्स पर मुश्तमिल था। एक जो फर्स्ट राउंड होता है वो ऑनलाइन राउंड था और उसमें आप देखेंगे कि कामयाबी हासिल करते हुए सेकेंड जो राउंड होता है, स्टेट राउंड होता है, उसमें आपको जाना पड़ता है, उसमें मुकाबला करना पड़ता है। और इन बच्चों ने यानी डॉक्टर सैयद मोहम्मद हाशमी और डॉक्टर हुसैन अहमद ने ऑनलाइन राउंड में कामयाबी हासिल की, फिर स्टेट राउंड में कामयाबी हासिल की और फिर जोनल राउंड में भी इन्होंने कामयाबी हासिल की। और फिर सारी दुनिया ने देखा, सारे हिंदुस्तान ने देखा और हिंदुस्तान के माहिरीन इक़्तिसादियात ने भी देखा कि इन दोनों ने नेशनल राउंड में भी कामयाबी हासिल करते हुए 10 लाख रुपए का नकद इनाम हासिल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन डॉक्टर सैयद मोहम्मद हाशमी और डॉक्टर हुसैन अहमद ने किस तरह 17 लाख रुपए का इनाम हासिल किया है, जबकि फाइनल में 10 लाख रुपए इन्हें दिए गए। जोनल राउंड में इस टीम ने 5 लाख रुपए जीते और फिर स्टेट राउंड में उन्हें जीतने पर 2 लाख रुपए के इनाम दिए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया था और उसके 90 साल यानी 90 ईयर्स की तकमील पर ये मुकाबला मुनक़िद किया गया और बैंक के RBI की तारीख़ में ये मुकाबला बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। 20 अगस्त 2024 से इस मुकाबले का आगाज़ हुआ। मुल्क के 734 अज़ला यानी डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए 13,961 कॉलेजेस के 61 कॉलेजेस के 1,58,206 जो हैं उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि फाइनल के मौके पर डिप्टी गवर्नर RBI और जे स्वामीनाथन ने नौजवानों से इक़्तिसादी खानदगी की अहमियत पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी मनसूबाबंदी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में नौजवानों को इक़्तिसादी मनसूबाबंदी पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि इस मुकाबले का सवाल है, इस मुकाबले में जिस अंदाज में डॉक्टर सैयद मोहम्मद हाशमी और डॉक्टर हुसैन अहमद ने अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया वो गैर मामूली है। और आपको बता दूँ कि फाइनल में इन हैदराबाद के इन होनहार डॉक्टर्स ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर को शिकस्त दी, उसे दूसरा मुकाम हिस्सा हासिल हुआ, जबकि तीसरा मुकाम नेताजी सुभाष चंद्र महाविद्यालय त्रिपुरा के को हासिल हुआ है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक डॉक्टर सैयद मोहम्मद हाशमी का सवाल है तो ये कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इनके भाई के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। इनके बड़े भाई ने भी आपको देखेंगे कि डॉक्टर सैयद
मुस्तफ़ा हाशमी, उनके बारे में आपको बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हाशमी भी मेडिकल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से उन्हें MBBS किया, फिर MS भी उन्होंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया। फिर इनके एक और भाई है डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा हाशमी, उन्होंने भी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और MS किया। फिर आपको बताइए, और वो रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी बहन एक है असना फ़ातिमा, वो भी MD कर रही है, और उनके जो शौहर हैं वो डॉक्टर मोहम्मद नवाज शरीफ माहिर अतफ़ाल है। और आपको ये बता दूँ कि जहाँ तक सैयद मुस्तफ़ा हाशमी का सवाल है, मुस्तफ़ा हाशमी ने UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में 162वां रैंक, नेशनल रैंक हासिल किया, और IPS के लिए उनका इंतखाब अमल में आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फैमिली है बहुत ही गैर मामूली और ज़हीन बच्चों पर मुश्तमिल फैमिली है, और इसका जो क्रेडिट जाता है उनके वालिदैन इंजीनियर सैयद खालिद हाशमी और मोहतरमा आसिम उन्नीसा को जाता है। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक डॉक्टर हुसैन अहमद का सवाल है, हुसैन अहमद के वालिदैन भी हाँ, इसके बात के लिए मुबारकबाद हैं, दोनों भी डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर नदीम, डॉक्टर सबा, तो आपको बता दूं कि उनको भी हम सलाम करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।